नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई थर्ड री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल एग्ज़ाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्लास चलाई जा रही है जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ये क्लास हमारी आरओ एआरओ और 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विशेषकर पीपीएससी के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो इस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, लमसम 50 से अधिक क्वेश्चन को देखेंगे बहुविकल्पी के रूप में, फिर वन लाइनर के रूप में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फैक्ट के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? अनुद्योगीकरण की ओर ले गया, औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, भारतीय कपड़ा उद्योग का विकास अच्छी गति से हुआ, हस्तकला उद्योग का स्थान भारी उद्योगों ने ले लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए इन चार ऑप्शनों में से उत्तर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनुद्योगीकरण की ओर ले गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? प्लासी के युद्ध से, या 1857 के विद्रोह से, या बंगाल विभाजन से, या प्रथम विश्व युद्ध से। तो निकासी की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी बताइए दोस्तों, गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए, प्लासी के युद्ध से निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना, या फिर भारत को संगठित करना, या भारत का औद्योगिकरण, या फिर भारत की आर्थिक दशा को सुधारना। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ए, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना। ये भारत में रेल प्रारंभ करने का मुख्य कारण था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, इसके पिछले भी मैंने बहुत सारी क्लासें डाल चुका हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। अगर आपने इसको देख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के आपके चांस बनेंगे। चलिए, भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? कॉफ़ी, या फिर नील, या फिर जूट, या फिर चाय। तो चौथे का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? अहमदाबाद एवं सूरत, बीकानेर एवं जोधपुर, कलकत्ता से रानीगंज, मद्रास एवं अर्काट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलकत्ता से रानीगंज। सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था किसके बीच हुआ था? कलकत्ता से रानीगंज के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एस.एन. बनर्जी, आर.सी. दत्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी। तो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हमारे दादा भाई नौरोजी ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के धन का ब्रिटिश शासनांतर्गत निर्ममता पूर्वक निष्कासन हो रहा है। इस तथ्य को सबसे अधिक अभिव्यंजक शब्दों में कहने वाले कौन थे? आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, ए.ओ. होम। तो 7 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों ही गोखले के अनुगामी थे, या ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, या भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे, या समाचार पत्रों के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे। कौन? दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों ही भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे। आगे देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? मैल्कम, या मेटकाफ, या मुनरो, या एल्फिंस्टन। बताइए 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन जुड़ा है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन जुड़ा है? आपका मुनरो जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, या फिर भारतीय व्यापार के अनुरूप में बदलाव आया, या सभी कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या सही हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम तीनों थे। विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव भी डाला था, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि भी हुई थी, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव भी आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, मुक्त व्यापार, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, भारतीय कारीगरों का लुप्त होना। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी और मुक्त व्यापार और भारतीय कारीगरों का लुप्त होना, ये भारत में हस्तशिल्प से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। चलिए आगे देखते हैं। 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की हर्टॉग समिति ने, यंग आयोग ने, एकवर्थ समिति ने, या हेक्टर आयोग ने। तो रेल बजट किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर 12 का क्या सही हो जाएगा? एकवर्थ समिति जो है रेल बजट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एकवर्थ समिति। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली काइनन के समय में, बेंटिंक के समय में, डलहौजी के समय में और रिपन के काल में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, डलहौजी के काल में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, डलहौजी के काल में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। चलिए आगे देखते हैं। रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया, आवागमन हेतु, माल ले जाने के लिए मात्र, सेना तथा व्यापार हेतु और तकनीकी के प्रसार हेतु। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेना तथा व्यापार हेतु। सेना तथा व्यापार हेतु। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसे था? जमींदार को, व्यक्तिगत कृषक को, या ग्राम समुदाय को, या युक्त में सभी को। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किससे था? किससे था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्राम समुदाय को भी था, जमींदारों को भी और व्यक्तिगत कृषक को भी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिलिप फ्रांसिस, या विलियम पिट। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिलिप फ्रांसिस अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपका एग्जाम में लेवल कुछ दूसरा ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? कॉर्नवालिस, या जॉन शोर, या जेम्स ग्रांट, या फिलिप फ्रांसिस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जेम्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किसने किया था? जेम्स ग्रांट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा भूमि की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश, कंपनी से जुड़े किसानों के नए वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? इस्पात का, ऊन वस्त्र का, या कोयले का, या कपास का। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कपास का निर्यात करते थे। चलिए, कपास का। आगे देखते हैं।
19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? जूट, खनन, लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र। तो 20 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? सूती वस्त्र का था। आगे देखते हैं, अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तरी क्षेत्रों में, या पंजाब, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारों में। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में। आगे देखते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमको करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए और ऑप्शन को गेस करते रहिए। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ था? जूट, कोयला, जलयान, निर्माण या रेलवे। तो 22 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी रेलवे का। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रथा लागू थी? पंजाब क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, या फिर मुंबई व मद्रास क्षेत्र में, या असम में। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंजाब क्षेत्र में। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी संयुक्त प्रांत में, असम क्षेत्र में, बम्बई एवं मद्रास में, पश्चिमोत्तर प्रांत में। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बम्बई एवं मद्रास में। आगे देखते हैं, भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया। इसे अमेरिकी कंपनियों ने प्रारंभ किया। इसका उत्पादन देश में प्राचीन काल से होता था। इसे पुर्तगालियों ने शुरू किया। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 26 रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों की सही रूप में से पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य दिया है दादा भाई नौरोजी ने, एड किंगस्टन ने, या कार्ल मार्क्स ने, या मैकाले ने। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने यह वक्तव्य दिया था। आगे देखते हैं, बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया? वेलेजली, कार्नवालिस, या वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड क्लाइव। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोहरे शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1793 ईस्वी में जमा को अस्थायी रूप से निर्धारित करके कार्नवालिस चाहता था उसकी जमींदारी के आकार और महत्व की चिंता करो, बिना केवल दूरदर्शी जमींदारों को बनाए रखना, या विद्यमान जमींदारों के स्थान पर अधिक मितव्ययी वर्ग की स्थापना, या फिर ऐसे वक्तव्य एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था, या फिर जमींदारों को अंग्रेज भूपतियों के समान स्थिति में रखना। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। तो यही 1793 ईस्वी में कार्नवालिस चाहता था। आगे देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत में 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग का गठन किया। कारण आर, वह भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे। तो ऑप्शन ए और आर सही है तथा ए आर का सही कारण है, या फिर ए और आर सही है किंतु ए का सही कारण आर नहीं है, ए सही है किंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है किंतु आर असत्य है। आपका पहला वाला ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी के भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योगों में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही? जूट, कोयला, शक्कर, सूती कपड़ा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, सूती कपड़ा। आगे देखते हैं, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमर्स में भर्त्सना की थी? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल चंद गोखले, या श्यामजी कृष्ण वर्मा, या मोहम्मद
अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, या ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिकर लगाना। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि लगाना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई अथवा रोक नहीं लगाई? स्पेन, इटली, फ्रांस या हालैंड। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हालैंड। हालैंड ने भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटन के निर्णय से निम्नलिखित में से किसे लाभ मिला? ब्रिटिश उद्योग को, भारत सरकार को, या भारतीय उद्योग को, या भारतीय जनता को? तो 34 का नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटिश उद्योग को। ब्रिटिश उद्योग को क्या मिला? लाभ मिला। चलिए आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन के इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया है? इंग्लैंड डेट टू इंडिया, या द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, या ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फास्ट डिवीजन करना है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए ऑप्शन आप लोग गेस करते रहिए और उत्तर देते रहिए। निम्नलिखित में से किस उद्योगों में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? नील, कपास, जूट और चाय। तो 36 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी कपास का, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाई? भारत से अनाज के आर्थिक निर्यात के विकास द्वारा, या यूरोप की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं का निर्यात द्वारा, या नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, या जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात को प्रोत्साहन द्वारा? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सॉरी, कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? भारतीय उद्योग वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, या निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष, या भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों से उधार लिया हुआ धन। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय वस्तुओं को खरीद के लिए उन्हें उनके बुलियन आयात, भारत में निवेश शब्द का प्रारंभ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे बुलियन आयात। आगे चलिए, हिटली कमीशन का संबंध था श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रम से। हिटली कमीशन किससे है? श्रम से है। आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, कच्चे माल की अनुपलब्धता, या ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए हैं। जूट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्रोद्योग या चीनी उद्योग। कौन उद्योग के विकास के सही कालक्रम को प्रकट करता है? 41 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए, 1 2 3 4, या 3 1 2 4, या 1 3 2 2, या फिर 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन? पहले आपका तीसरा था वस्त्र उद्योग,
फिर जूट उद्योग, फिर लौह इस्पात उद्योग एवं चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की बर्बादी, लोगों का खर्चीला स्वभाव, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? भू राजस्व, नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार, या माल भाड़ा, या रूपांतरण ऋणपत्र, या साइर 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 अर्थात सीमा शुल्क, पथकर या उत्पाद कर आदि। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भू राजस्व और नमक और अफीम के व्यापार का अधिकार भी था, और अर्थात साइर अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पाद कर आदि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 80 मिलियन पाउंड, या 180 मिलियन पाउंड, या 280 मिलियन पाउंड, या 380 मिलियन पाउंड। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80 मिलियन पाउंड। 80 मिलियन पाउंड। आगे देखते हैं। सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकलसन ने, एड्रिगल कोल्ट ने, या कॉर्नवालिस ने, या फ्रेडरिक वेकर ने। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रेडरिक निकलसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में प्रथम वाणिज्यिक बैंक था, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बंगाल में अकाल का कारण क्या था? पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का संरक्षण, सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना, उक्त में से कोई नहीं। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी भारत के औद्योगिकरण के लिए, भारत को पश्चात देशों के स्तर तक लाने के लिए, भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उत्पाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं। सूची 1 को सूची सिकट से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1915 ईस्वी में, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी 1889 ईस्वी में, कटनी सीमेंट कंपनी 1970 में। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये कब हुई थी? 1907 में। बंगाल आयरन स्टील कंपनी 1800, ये किसमें? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसमें। और बी का बंगाल आयरन स्टील कंपनी, बंगाल आयरन स्टील कंपनी कहाँ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये कहाँ हो जाएगा? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये आपका ये सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन आपका किस में है? ये ऑप्शन आपका सी में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, या ताल्लुकदारी बंदोबस्त मुंबई। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ताल्लुकदारी बंदोबस्त मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 ईस्वी तक होने वाले धन के अपवाह में शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयर धारकों के भुगतान के लिए, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, रेलवे और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार की गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज, या इंडिया ऑफिस के व्यय। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयर धारकों के भुगतान के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज और रेलवे और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। आगे देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व के जमींदारों का अंश था 1/4, 1/3, 1/11, 1/16। तो ऑप्शन नंबर 52 का सी सही हो जाएगा, 1/11। आगे देखते हैं, विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योगों की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से एक नहीं था? श्रम बहुत सस्ता था, कच्चा माल बहुत आसानी से और कम दामों में उपलब्ध था, भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ, भारत से भारतीय उत्पादों को पूरे विश्व में काफ़ी मांग थी। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। 1866-67 में उड़ीसा में अकाल, 1860 या 61 में बंगाल में अकाल, 1866-67 में मद्रास में प्रेसिडेंसी में अकाल, या 1868-69 में राजपूताना में अकाल। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1866 और 67 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के को बदरंग कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय, विलियम वाइटिक, दादा भाई नौरोजी और रमेश दत्त चंद्र। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विलियम वाइटिक। दोस्तों, हम बातें ना करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, इसलिए बेफालतू में समय न गवा करके अपने क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहे हैं। और आप लोग भी इसी तरह से रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेल को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल से निकलने वाला खून का एक दरिया है, जिसने कहा? CR दत्त, MG रनाडे, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन हुआ 1786 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 1815 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? MG रनाडे ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, RC दत्त ने। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। आगे देखते हैं, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त में से दो वर्ग बने जो थे जमींदार और किसान, शोषक और शोषित, जमींदार और कृषकदास, अनुपस्थित जमींदार और असामी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शोषित, शोषक और शोषित। ऑप्शन नंबर, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के दो वर्ग शोषित और शोषक थे। 19वीं सदी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था रबड़, नील, काफ़ी और चाय। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, रबड़ शामिल नहीं था। तो ये थे हमारे बहुविकल्पी के लमसम 60 क्वेश्चन। अब हम फास्ट रिवीजन तत्व के रूप में कुछ ऐसे क्वेश्चनों को इसी से संबंधित करेंगे। अगर दोस्तों बीपीएससी में अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो निश्चय ही आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो कुछ वन लाइनर के रूप में हम क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये भी विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिए और आवश्यकता पड़े तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए फास्ट रिवीजन इसका भी कर लेते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था, उसके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1843 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक आंदोलनों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है जो वन लाइनर के रूप में है। कब और किस गवर्नर जनरल ने
कर्नाटक को ब्रिटिश कब्जे में लिया था 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे देखते हैं। यद्यप भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। ये कब का था वक्तव्य कि कब का था? चाय पर का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए। आगे देखिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? ये कौन सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। बिहार द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? किसने यह शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे भारतीय रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1800 कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी प्रथम लाइन। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग के छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो ये क्या है? अधोमुखी निषेधन सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहता है? चार्ल्स ग्रांट को कहता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 ईस्वी, जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक उद्योग इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जमींदार। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित की गई थी? मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? बिहार था। कौन सा था? बिहार प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्या है? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। आगे देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? कौन थे? नीलबंधु। कौन थे? नीलबंधु। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में आधुनिक प्रणाली प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। अब देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है। 1857 के विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, किसका तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस वाली घटना मात्र थी। तो ये किसने कहा था? P.E. रॉबर्ट्स ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये क्या है? R.C. मंजूमदार। आगे देखते हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। वीर सावरकर, अशोक मेहता ने कहा था। किसने कहा था? वीर सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स ऑटर W.
टेलर ने कहा था। आगे देखते हैं। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, L.E.R. रीस ने। L.E.R. रीस ने। यह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा था। आगे देखते हैं। यह जनसाधारण का विद्रोह था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन शहरों के बीच हुआ था? किन शहरों के बीच हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? कितना? 89%। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्थ को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। आगे देखते हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1709 ईस्वी में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार 50 लाख रुपए के बदले इलाहाबाद और कारा जिले उसे सौंप दिए गए। वह कौन सी संधि थी? कौन सी थी? बनारस की संधि थी। कौन सी थी? बनारस की। कौन सा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय सामंतवाद का विनाश। क्या था? भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1853 से पहले ब्रिटिश द्वारा कौन सा उपाय भारतीयों की आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति, ये नहीं अपनाई गई। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करखे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? धन का निष्कासन। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों ने छेद दिया गया, जिसके उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। या किसने कहा था? बुकासन ने कहा था। किसने? बुकासन ने। आगे देखते हैं। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? आर.सी. दत्त का था। किसका था? आर.सी. दत्त का था। दोस्तों, यह फास्ट डिवीजन के रूप में लमसम 100 से भी अधिक क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको 1-2 बार रिवीजन करके देख लेते हैं तो निश्चय ही इस टॉपिक से अगर बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो निश्चय ही आपके पकड़ में होगा और आप सही का निशान अपने कॉपी में या अपने OMR शीट पे सही गोले को भर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट हमारे इस बॉक्स में थोड़ा सा कुछ 2-4 शब्द लिख दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और इसी तरह से हम और आगे वीडियो बनाते रहें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।